नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मा गाइड 25। मैं गणेश और स्वागत है आपका फार्मा गाइड 25 में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया व्हाट इज़ क्यूएमएस, उसके बाद हमने कवर किया अल्कोहा प्लस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडिया और रिक्वायरमेंट। अगर कुछ आइडिया या फिर रिक्वायरमेंट इनिशिएट होती है तो उसको हम यूज़र रिक्वायरमेंट बोलते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में यूआरएस भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएस वी हैव टू प्रिपेयर डीक्यू। यूआरएस के बेसिस पे हम डिज़ाइन क्वालिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। उसके हिसाब से इक्विपमेंट का डिज़ाइन, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका एमओसी सब उसमें कवर किया जाता है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होने के बाद हम उसको फॉरवर्ड करते हैं पीओ रिलीज, पीओ के बाद। उसके बाद परचेस ऑर्डर के बाद हम फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। उसके बाद साइट एक्सेप्टेंस एसएटी, और उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और लास्ट में परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये सब स्टार्ट टू एंड फ्लो होता है। चलिए हम वन बाय वन जानते हैं, फ्रॉम आइडिया या फिर यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टू पीक्यू और रिक्वालिफिकेशन। एज पर रेगुलेटरी एजेंसीज इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन इज मेंशन एज क्रिटिकल। एज पर यूएसएफडीए 21 से अपर पार्ट 11, एज पर EU GMP वॉल्यूम 4, एज पर ISO 9001 2015, एज पर WHO। इन सभी रेगुलेटरीज एजेंसीज की तरफ से इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन करना और उसको मेंटेन करना, उस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब इक्विपमेंट परचेस या फिर आइडिया से लेकर लास्ट में डिस्ट्रक्शन तक, इक्विपमेंट का डिस्ट्रक्शन तक, उसको टोटल हम कैसे हैंड ओवर करते हैं। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। आप यूएसएफडीए 21 से अपर पार्ट 11 में चेक कर सकते हैं या फिर UGMP वॉल्यूम 4 में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ISO 9001 2015 में आप चेक कर सकते हैं या फिर WHO गाइडलाइन। सभी में इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर हम इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन करते हैं तो रेगुलेटरी एजेंसी हम और हमारे इक्विपमेंट्स पर वो ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर इक्विपमेंट रिलायबल है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है तो उसको क्वालिफाइड इक्विपमेंट बोलते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट आता है उसको हम रिलायबल और कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, आइडिया और रिक्वायरमेंट। आइडिया यानी कि वाई दिस इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। हमको वो रिक्वायरमेंट क्यों है, उस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हमको क्यों है। उसके लिए हमको डिफाइन करना होता है कि हमें कुछ नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना है, या फिर रेगुलेटरी एजेंसीज का कुछ कंसर्न है, या फिर फेल्ड बैचेस है, और अदर कोई इशू हो सकता है, और सेफ्टी रिलेटेड भी इशू हो सकता है। उसके बाद हम उसको एक जस्टिफिकेशन नोट बनाते हैं और मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं कि हम ये इक्विपमेंट परचेस कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसका प्राइसिंग के हिसाब से, उसका टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से हमको मैनेजमेंट से अप्रूवल मिलता है। अगर अप्रूवल मिलता है तो हम यूआरएस यानी कि यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक केल का रिएक्टर है और वो फुलफिल नहीं है, हमारे बैच साइज इंप्रूवमेंट के लिए या बैच साइज इंक्रीज के लिए वो सफिशिएंट नहीं, तो हमको कैपेसिटी से उसको बढ़ाना होगा। या तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी का रिएक्टर लगेगा या फिर सेम कैपेसिटी का और एक्स्ट्रा रिएक्टर्स लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 केल रिएक्टर की जगह पर हम रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें 5 केल का रिएक्टर चाहिए, ताकि हम बैच साइज इंप्रूव कर सके, बैच साइज इंक्रीज कर सके और हमारा कंसिस्टेंसी और कैपेसिटी डिमांड बढ़ जाए। तो वो रिक्वायरमेंट पहले आता है, वो आइडिया आता है। कोई तो आइडिया उसको इवेल्युएट करता है कि हमको ये करने से ये फ़ायदा हो सकता है। चलिए हम सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम यूआरएस भी बोलते हैं। यूआरएस यानी कि उसमें हमको वो इक्विपमेंट कौन से कैपेसिटी में चाहिए, कौन सा एमओसी चाहिए, उसमें नोज़ल कौन सा, अगर हम रिएक्टर की बात करें तो उसमें नोज़ल ओरिएंटेशन कैसा रहना चाहिए, उसमें हमको कॉन्टैक्ट पार्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स, उसके बाद उसका कैपेसिटी, उसका एजिटेटर टाइप, स्टरर टाइप, ये सब मेंटेन करना होता है, ये सब उसमें डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद ही हम यूज़र रिक्वायरमेंट को फुलफिल बोलते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक बैकबोन होता है टोटल क्वालिफिकेशन सिस्टम में। हम यूआरएस बनाने के बाद इंजीनियरिंग पर्सन डिज़ाइन क्वालिफिकेशन प्रिपेयर करता है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में इक्विपमेंट्स का नोजल, उसका कैपेसिटी, उसका एमओसी, उसका हाइट, लेंथ, ईएलडी रेशो, कॉन्टैक्ट पार्ट्स, नोजल ओरिएंटेशन, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए, उसमें कौन से एडिशनल फीचर्स चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या चाहिए, वो सब उसमें डिफाइन होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है और उसको हम यूआरएस से लिंक कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट डिज़ाइन क्वालिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हम जानते हैं वेंडर सिलेक्शन।
अगर हमने 5 स्केल रिएक्टर के लिए एक डिज़ाइन क्वालिफिकेशन बनाए तो वो रिएक्टर बनाने वाले मार्केट में नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर हमको एसएस का रिएक्टर चाहिए तो लॉट्स ऑफ़ कंपनीज़ हैं मार्केट में, तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, उसको बोलते हैं वेंडर इवैल्यूएशन। यानी कि हम देखते हैं कि कौन-सा कंपनी का रिएक्टर ज़्यादा कैपेसिटी में, ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रनिंग रहता है, उसमें कुछ ब्रेकडाउन नहीं है। वे वेंडर का जो हमको रिएक्टर प्रोवाइड करेगा उसका सर्विस कैसा है, उसका सर्विस नियर बाय है क्या? अगर हमको कुछ ब्रेकडाउन आया तो उसमें उसका चांसेस क्या है सर्विस प्रोवाइडर का? तो वो सब उसमें देखना होता है। उसके बाद उसके अंदर परचेस ऑर्डर यानी कि पीओ में हमको ये देखना होता है कि उसका वैल्यू कितना है। अगर हम 3 वेंडर से डिफरेंट वेंडर से इवैल्यूएशन करेंगे तो एक का कम रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा, एक का सर्विस कम अच्छा रहेगा, एक का सर्विस बैड रहेगा, एक का क्वालिटी अच्छा रहेगा, एक क्वालिटी बैड रहेगा। तो वो सब डिफाइन करने के बाद, वो सब इवैल्यूएट करने के बाद हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि ये वेंडर से हमको रिएक्टर लेना है या फिर कोई भी इक्विपमेंट लेना है, वो अच्छा और हमको रिलायबल रिज़ल्ट दे सकता है थ्रू आउट द इक्विपमेंट यूजेस। वेंडर सिलेक्शन के बाद हम हमारी तरफ से परचेस ऑर्डर यानी कि जो परचेस ऑर्डर रिलीज़ करते हैं उसमें सब डिफाइन रहता है कि हमको उस रिएक्टर का प्राइस कितना देना है या फिर कोई भी इक्विपमेंट हम परचेस करें तो उसका कितना प्राइस देना है, उसमें क्या जीएसटी लगेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, हमने कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा कैपेसिटी का, कौन से एमओसी का परचेस किया है या फिर उसका परचेस निकाला है, तो वो उसमें डिफाइन रहता है, वो उसमें मेंशन रहता है। उसके बाद डिलीवरी टर्म्स रहता है कि कब, कितने दिनों में और कब और कैसे डिलीवरी होना है मशीन का। उसके बाद उसमें ये रहता है कि हमको क्वालिफ़िकेशन के कौन-कौन से सपोर्ट चाहिए, कमीशनिंग के लिए कौन-सा प्रोसेस है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट कैसे आपको प्रोवाइड करना है, उसके बाद फैट कैसे करना है, सैट कहाँ पर करना है, उसके लिए वो सब उसमें डिफ़ाइन रहता है। और लास्ट में पेमेंट टर्म्स रहता है कि पेमेंट कब करना है, कैसे करना है, उसमें अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है, एडवांस पेमेंट, पेमेंट आफ्टर इनवॉइस, पेमेंट आफ्टर इक्विपमेंट डिस्पैच, पेमेंट आफ्टर इक्विपमेंट इंस्टॉल। तो वो अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग रूल्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट टर्म्स अलग रहती है। आफ्टर सक्सेसफुल परचेस ऑर्डर एक मैन्युफैक्चर डिसाइड होता है जिसको हम पीओ देते हैं, वो हमारा रिएक्टर बना के देगा। अगर हमने रिएक्टर परचेस किया है 5 स्केल का तो वो हमको बना देगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एफएटी, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक बार पीओ रिलीज़ होने के बाद वो जाता है मैन्युफैक्चर की तरफ। जो भी कंपनी हमें वो रिएक्टर या फिर वो मशीन बना के देगी उसके बाद हम वो पीओ देते हैं। आफ्टर वेंडर इवैल्यूएशन जो भी हमको राइट सप्लायर, राइट मैन्युफैक्चर मिला हो उसको हम पीओ देते हैं। वो पीओ के हिसाब से हमें रिएक्टर या फिर कोई भी मशीन जो हमने रिक्वायरमेंट दी है वो हमको बना के देता है। वो बनाने के बाद हम आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो मशीन फैब्रिकेशन होने के बाद या फिर मशीन रेडी होने के बाद वो हमको एक कॉल देते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। मशीन वहाँ से डिस्पैच होने के पहले हम वहाँ जाके जो भी सप्लायर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास हम जाके वो इक्विपमेंट, वहाँ पर जाके हम इक्विपमेंट थॉरोली चेक करते हैं। उसका जो डिज़ाइन है, एमओसी है, ऑपरेटिंग पैरामीटर है, स्पेसिफिक पैरामीटर, कंट्रोल मेजर, वो सब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। मैन्युफैक्चरर ने सही तरीके का रिएक्टर या भी सही तरीके का मशीन बनवाया है कि नहीं, वो हम वहाँ जाके चेक कर दें। आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू ऑफ एफएटी रिपोर्ट्स हम वो रिएक्टर के डिस्पैच के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं। फॉर मेजर इक्विपमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विदाउट फैट इक्विपमेंट इज नॉट डिस्पैच फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिसीवर साइट। एफएटी का एक मेन गोल है, अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन आता है इक्विपमेंट में और अगर हमने एफएटी नहीं किया तो वो साइट पे आके वहाँ पर प्रॉब्लम करे। उसके बाद हम फिर वो ओवरहेड्स में जाएंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट, वापस उसको जो मैन्युफैक्चर है उसके पास भेजना, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट और बाद में मैन पावर कॉस्ट, वो सब उसमें वेस्ट होता है। इसके लिए प्रॉपर वे है कि हम एफएटी करें। जो भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं उनका एफएटी होना कंपलसरी है और उसमें रिपोर्ट्स के बाद ही वो मटेरियल वहाँ से या फिर वो रिएक्टर वहाँ से डिस्पैच या फिर रिलीज़ किया जाता है सप्लायर से रिसीवर की साइड आने के लिए। अगला टॉपिक है एसएटी यानी कि साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। एफएटी के बाद एसएटी परफॉर्म किए जाते हैं। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस होने के बाद वहाँ से डिस्पैच होने के बाद रिएक्टर हमारी साइट पे यानी कि जो भी परचेसर है जिसने भी रिक्वायरमेंट दी है या फिर जिसने भी पीओ दिया है उस साइट पे आता है। वहाँ पर आने के बाद बिफोर इंस्टॉलेशन उसको हम वेरीफाई करते हैं कि इक्विपमेंट्स में कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि क्या होता है ट्रैवलिंग में
बहुत बार इशू आता है कि ट्रैवलिंग में इक्विपमेंट्स का कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसमें कोई मिस्टेक आ गई या फिर उसमें कोई थोड़ा नॉर्मल इशू रहेगा, तो बाद में वो हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे क्वालिटी के लिए वो धोखा हो सकता है और उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए हम एसएटी में यानी कि साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट में ही उसको हम चेक करते हैं कि सही इक्विपमेंट हमारे पास आया है कि नहीं। जो उसमें कैपेसिटी मेंशन था, उसमें जो एमओसी मेंशन था, उसमें जो इक्विपमेंट्स थे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हम वहाँ पे वेरीफाई करते हैं और उसका एक रिपोर्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एसएटी रिपोर्ट। एसएटी परफॉर्म करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरर से एक आदमी और जिसने भी रिएक्टर का परचेसिंग किया है, जो भी रिसीवर है, वहाँ से एक इंजीनियर, बोथ इंजीनियर्स शुड बी अवेलेबल, उस दोनों लोग उधर होना चाहिए। तो वो इंजीनियर उस इक्विपमेंट्स को वेरीफाई करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन एंड यूज़र। यानी कि अगर प्रोडक्शन का इक्विपमेंट्स है तो यूज़र प्रोडक्शन है, अगर क्यूसी में लैब का कोई इक्विपमेंट्स है तो वो क्यूसी है, या फिर अदर डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो यूज़र। आफ्टर सक्सेसफुल साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में हमको इक्विपमेंट वो जिस जगह पर चाहिए था, जिस पोजीशन पे चाहिए था, जिस लेआउट में चाहिए था, हम वहाँ पर उसको फिक्स करते हैं एज पर जीईपी, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम उसको लेवलिंग करते हैं, उसका ऑल द रिक्वायर्ड एक्सेसरीज, यूटिलिटीज़ या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो सब कनेक्शन है कि नहीं वो अवेलेबल करते हैं। उसमें उसको इंस्टॉल प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें ये इंश्योर किया जाता है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ता है। अगर हम कोई नया इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट उसको इंस्टॉल किए गए हैं उसका को कैलिब्रेशन चेक करना पड़ता है। सब करने के बाद हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन को फाइनल करते हैं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का एक मेन मोटो है कि इक्विपमेंट करेक्टली और एज पर द प्रैक्टिसेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और उसके बाद वो एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनवाया है और वही तरीके से इंस्टॉल हुआ है, ये सब उसमें वेरीफाई किया जाता है। और आफ्टर दैट इक्विपमेंट हैज़ बीन प्रोसीड फॉर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ओक्यू। ओक्यू में इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने के बाद उसका ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कैसा चल रहा है, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा है वो वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं, उसमें जो भी हमको इनपुट दिया है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसके बाद उसमें रिकवरी कैसा है, उसके बाद उसमें सेफ्टी फीचर्स है वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद उसमें पावर फेल्यूर, अगर पावर ब्रेकडाउन होता है तो मशीन कैसे रिस्पॉन्ड करता है और उसको बंद कैसे कर सकते हैं, इन केस ऑफ ब्रेकडाउन उसको क्या करना है, इसमें मेंटेनेंस के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, वो सब उसमें इंश्योर किया जाता है। उसमें जो भी एडिशनल फंक्शन है उसका टेस्टिंग करना, उसको वैलिडेट करना प्रोसेस के हिसाब से, वो सब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में किया जाता है। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और रिपोर्ट बनाया जाता है। उसमें इन प्रोटोकॉल वी हैव मेंशन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स टू बी चेक, में क्या चेक करना है और कितने फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है वो सब डिफाइन रहता है। उसके हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं और एक फाइनल रिपोर्ट कंक्लूड करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जिसको हम पीक्यू भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यानी कि इक्विपमेंट को वेरियस ट्रायल मतलब वेरियस बैचेस के लिए यूज़ किया जाता है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हमको इक्विपमेंट्स को वेरियस इनपुट्स देकर हमको उसको चेक करना होता है कि इक्विपमेंट एक्चुअल रनिंग कंडीशन में कैसा काम कर रहा है और सही तरीके से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। हम अगर रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर में हमको बैच चार्जिंग करना होता है, उसका मॉनिटरिंग होता है, उसका फिर रिएक्शन का सैंपल जाता है, सेपरेशन होता है, हीटिंग, कूलिंग, चिलिंग, वो सब फंक्शन उसमें काम कर रहा है कि नहीं एट द एक्चुअल कंडीशन। मतलब एक्चुअल हम उसको ट्रायल बैच बोलते हैं या फिर पीक्यू बैचेस बोलते हैं। हम 3 से लेकर 10 बैच तक उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें सब ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, ये सब मेंटेन होता है कि नहीं, वो उसमें हम चेक करते हैं रिएक्टर के केस में। उसके बाद वो रिएक्टर यूज़ करके हमको यील्ड कितना मिला है और उस रिएक्टर को यूज़ करने के बाद इन प्रोसेस या फिर फाइनल टेस्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर कंपेरेबल रिजल्ट है या फिर कुछ डेविएशन है, वो हम उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद पीक्यू का हम एक रिपोर्ट और प्रोटोकॉल सेपरेट बनाते हैं। प्रोटोकॉल में हम डिफाइन करते हैं कि हमको कौन से पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं और कितने मैचेस के लिए मॉनिटर करने हैं और उसमें क्या क्या उसका प्रोबेबिलिटी है, क्या कौन सा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन सा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है, कौन सा प्रोसेस पैरामीटर है, वो उसमें डिफाइन रहता है। उसके बाद हम उसका रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में हम ये कंक्लूड करते हैं कि इक्विपमेंट सही तरीके से एक्चुअल रनिंग कंडीशन है, एक्चुअल
बैच ऑपरेशन के टाइम पे कैसे काम करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट है या फिर कंपेरेबल रिजल्ट से या फिर कुछ डेविएशन से, तो हम उसमें उस एड्रेस करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पीक्यू इक्विपमेंट रिलीज नोट यानी कि EQR, ये एक प्रिपेयर किया जाता है बाय द इंजीनियरिंग टीम, प्रोडक्शन टीम एंड अप्रूवल फ्रॉम QA। उसको हम ये बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट हमको अभी ऑपरेशन के लिए या फिर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका जो क्वालिफिकेशंस है वो सब कंप्लीट हो गया है और हम उसको फॉर आवर कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं एट अप टू द नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ड्यू। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम आइडिया और यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टू PQ हमने समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिक्वालिफिकेशन। रिक्वालिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इक्विपमेंट एक बार इंस्टॉल हो गया तो हम उसको आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 35 ईयर्स, 30 ईयर्स और मे बी लॉन्ग, उसके बाद हम उसको रिटायर करते हैं, उसको हम एज अ रिप्लेसमेंट सोचते हैं। तो उस टाइम के दौरान मतलब इंस्टॉलेशन अगर हमने 20 साल पहले किया है तो वहाँ पे वो टाइम पे वो रिएक्टर परफेक्ट रिजल्ट दे रहा था। टाइम पे वो रिएक्टर परफेक्टली और सफिशिएंट और इफिशिएंटली काम कर रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम उसको क्या करते हैं, रिक्वालिफिकेशन के टाइप में उसको हम चेक चेक करते हैं कि रिएक्टर सही तरीके से इस पोजीशन पे आफ्टर द 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 2 ईयर्स, 3 ईयर्स व्हाटएवर द फ्रीक्वेंसी, वो सही तरीके से आउटपुट और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। रिक्वालिफिकेशन में और भी कई सारे क्राइटेरियाज है, उसमें हम बोल सकते हैं मेजर मॉडिफिकेशन टू इक्विपमेंट्स। अगर हमने इक्विपमेंट्स का एजिटेटर चेंज किया, उसका मोटर चेंज किया, उसमें रिलाइनिंग अगर ग्लास लाइनिंग रिएक्टर है, GLR है या फिर रबर लाइन सेंट्रीफ्यूज है, ग्लास लाइन कुछ इक्विपमेंट्स है, अगर हमने उसका लाइनिंग में कुछ चेंज किया, अगर हमने मोटर का चेंज किया, सेंट्रीफ्यूज में बास्केट चेंज किया, तो हम उसको हमें रिक्वालिफाइड करना होता है, रिक्वालिफिकेशन करना होता है फर्दर यूज़ के लिए। उसके बाद इक्विपमेंट रिलोकेशन है, अगर हमने फर्स्ट फ्लोर से उसको सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उसको शिफ्ट किया, या हमको रिक्वालिफिकेशन करना कंपलसरी है। उसके बाद एनी ब्रेकडाउन, रिपीटेड ब्रेकडाउन है, उसमें बैचेस लिए जा रहे हैं, बैचेस उसमें डेविएशंस आ रहा है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रहा है, OS आ रहा है, तो वो टाइम पे भी हमको इक्विपमेंट रिक्वालिफिकेशन करना पड़ता है। रिक्वालिफिकेशन में हम सेम जो भी इंस्टॉलेशन के बाद में ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ कवर करते हैं। मतलब इक्विपमेंट्स का ऑपरेशन सही चल रहा है और इक्विपमेंट्स में जो बैच ले रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं, वो सब हम उसमें कंट्रोल तरीके से चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन में और एक क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट प्रोसेस चेंज। अगर हमने प्रोसेस में चेंज किया और उसके वजह से अगर हमारे सिस्टम पे, हमारे इक्विपमेंट्स पे अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो हमको वो रिक्वालिफाइड करने हैं। अगर हमने एक एक्स रिएक्टर है जिसको हमने क्वालिफाइड किया है -10 डिग्री तक, क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस का वो टाइम पे वही था कि हम -10 डिग्री तक का बैच उसमें ले सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट चेंज हुआ, कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ, हमको बोला कि अगर आपको उसमें -25 डिग्री तक टेम्परेचर लाना है बैच का, अगर हमने रिएक्टर ही 10 डिग्री पे क्वालिफ़ाई किया है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमको प्रोसेस चेंज का क्राइटेरिया समझ के उसको रिक्वालिफ़ाई करना होता है एक अ, सिग्निफिकेंट लेवल के टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। वो अचीव अगर कर सकता है तो उसके बाद ही हम उस रिएक्टर को प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में और एक क्राइटेरिया है जो कि जनरल है और उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन, बट मोस्टली प्रेफर 5 साल के बाद। अगर आपका इक्विपमेंट्स ऑपरेशनल क्वालिफ़िकेशन आज कंप्लीट होता है, तो आज से 5 साल के बाद आपको रिक्वालिफ़िकेशन करना है। उसमें और एक क्राइटेरिया रहता है, अगर हम उसको कम दिन में करें या फिर वो ज़्यादा दिन में करें, वो बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट और उसका इक्विपमेंट्स का यूजेस और रनिंग प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और डॉक्यूमेंटेशन और GMP से रिलेटेड 3 टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपको और कोई दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट योर इनपुट्स, देन आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसे ही फार्मा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर योर थॉट्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।